और अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। नाटक शक्कर की 5 दाने। आलेख मानव कौर और निर्देशन है विशाल शर्मा का। गत 10 वर्षों से विशाल शर्मा रंगमंच के क्षेत्र में कार्यरत है। एक अभिनेता के रूप में आप जात ना पूछो साधु की एक और द्रोणाचार्य, जिस लाहौर में बेटिया और जमिया ही नहीं और रोशनन जैसे अनेक नाटकों में काम कर चुके हैं। आप नव्या रंग मंडल के संस्थापक हैं और इस संस्था के अंतर्गत आप कई नाटकों का सफल निर्देशन भी कर चुके हैं, जैसे 8 घंटे, डेथ ऑफ अ सेल्समैन और दास्तान लैला। गत 3 वर्षों से आप टीवी और फिल्म्स के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। इंदौर थिएटर फेस्टिवल सूत्रधार में आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज विशाल लेकर आए हैं नाटक शक्कर के 5 दाने, जिसमें गांव में रहने वाला राजकुमार नामक एक शख्स है और उसके जीवन में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोगों से वो मिलता है, उन सब की एक अलग अलग कहानी है। इस नाटक की अवधि है 40 मिनट। मंच पर रहेंगे विशाल शर्मा, प्रकाश संचालन एल्विस चतुर्वेदी, संगीत मनीष तिवारी, मंच प्रबंधन संचिता दास, हिनीशा चौहान और गुणराज सिंह। तो आइए अब आनंद उठाते हैं इस एक पात्रीय नाटक शक्कर के 5 दाने का। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत आज की इस प्रस्तुति का। अब मैं एक तरीके से हंसता हूं और एक तरीके से मुस्कुरा देता हूं। जी हाँ, मैंने जिंदा रहना सीख लिया। अब जो जैसा दिखता है मैं उसे वैसा ही देखता हूं। जो नहीं दिखता वो मेरे लिए है ही नहीं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या यूं समझ लीजिए कि मेरी जीभ का स्वाद छिन गया। हर किस्से पे हंसना आवन मैं जानता हूं, पर एक समस्या है, अजीब सी, अधूरी। क्या बताऊं कि मुझे रोना नहीं आता। अजीब बात है ना? नहीं, ये अजीब बात नहीं, ये एक अजीब एहसास है। जैसा कि आप मर चुके हों और कोई यकीन ना करे। रोज की तरह लोग आपसे बातें करें, आपके साथ चाय पिए, लेकिन सिर्फ आपको ही ये पता हो कि अब आप जिंदा नहीं हैं। यकीन मानिए, फिर भी अब मुझे रोना नहीं आता। नहीं, ये कविता मैंने नहीं लिखी। अपने बस की बात ही नहीं। मतलब ऐसे भारी शब्दों को आपस में लड़ाना, उनकी आपस में कुश्ती कराना और उस भीषण हिंसा से किसी एक बात को बाहर निकालना अपने बस की बात नहीं है। मुझे तो पढ़ने और सुनने में ही पसीना आ जाता है, क्योंकि भाई मेरे लिए कुश्ती और कविता में कोई खास अंतर नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग कुश्ती क्यों लड़ते हैं और कविता क्यों लिखते हैं। एक बार मैंने पुंडलिक से पूछा कि ये कैसे होता है। पुंडलिक ने मुझे जवाब दिया। वो बोला, कुश्ती दरअसल बाहर से लड़ी जाती है और कविता अपने भीतर से लड़ के लिखी जाती है। मुझे समझ में ही नहीं आया, मेरे मुंह से बस निकला। पुंडलिक समझ गया। बोला, राजकुमार, समस्या ये नहीं है कि तुम ना समझ हो, समस्या ये है कि तुम में समझ की कमी है। समस्या? अरे क्या भाई, क्या समस्या क्या है? यही तो समस्या है कि समस्या जब भी आती है अपने साथ हल भी लाती है और हल के चलते समस्या फिर रुक जाती है। कहते हैं जिसके जीवन में समस्या नहीं, मानो उसने जीवन जिया ही नहीं। मतलब मैंने अभी तक जीवन नहीं जिया, जबकि ये शब्द समस्या, इस शब्द को मैं बेहद चाहता हूं। मैं हमेशा से चाहता हूं कि मैं समस्याओं से घिरा रहूं, समस्याओं के पहाड़ हों जिन्हें चीरता हुआ मैं आगे निकलूं। और मेरी ऐसी किस्मत कहां कि मुझे कोई समस्या नसीब हो। कुछ दिक्कतें आई, पर आप उसे समस्या जैसा खूबसूरत शब्द नहीं कह सकते। लेकिन आज इस चिट्ठी के रूप में पहली बार
वो चीज़ मेरे सामने आई है जिसे मैं समस्या कह सकता हूँ। आज मैं वो सारे वाक्य बोल सकता हूँ जो मैं हमेशा से बोलना चाहता था, पर थोड़ा गंभीर होकर। आज मैं वो, अरे ये शब्द गंभीर भी मुझे बहुत पसंद है। क्या शब्द है ना, गंभीर। पर अभी गंभीर और समस्या को जाने देते हैं, अभी पहले वाली बात करते हैं, लड़ने वाली। मैं लड़ रहा हूं, मैं खुद से लड़ रहा हूं। ये लड़ना, अगर खुद से लड़ना है तो मैं बहुत साल पहले शुरू कर चुका हूं। दरअसल मैंने खुद से लड़ना तब शुरू किया था जब मेरी अकल दाढ़ निकली थी। तभी मैं समझ गया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कम ही लोग पसंद करते हैं। कम यानी 2-4, जिनमें से एक है मेरी माँ, जिसको मुझे डांटने और खींचने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। मैं जब भी कुछ करता हूँ, मतलब कुछ काम, तो उसके बाद तैयार हो जाता हूँ माँ के अजीब से चेहरे की बनावट देखने को। उसके झुर्रीदार चेहरे पर हर गाड़ी होती झुर्रियों को देख और हाथ ऊपर करके उसके छोटे कद को विकराल रूप दिखाने जैसे सारे माँ के नृत्यों का मैं आदी हो चुका हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो मैं एक मामूली कद का आदमी हूँ, पर चाहूँ तो थोड़ा लंबा दिख सकता हूँ। रघु के हील वाले जूते और लाल रंग की चुस्त टी शर्ट पहन के जब मैं निकलता हूँ ना, तो मैं ठीक ही दिखता हूँ। मैं हर काम ठीक करता हूँ और ये सब जानते हैं। स्कूल में रिजल्ट आता था तो माँ से पूछो तो कहती थी, हाँ ठीक ही रहा। मैं ठीक ठाक पैदा हुआ, ठीक ठाक पला बड़ा। दरअसल एक बिंदु है जो अच्छे और बुरे के ठीक बीच में होता है, जिसे आप लोग शून्य कहते हैं और मैं उसे ठीक कहता हूँ। एक बार तो स्कूल की क्रिकेट टीम में मुझे लेकर 2 घंटे बहस हुई। उस दिन पहली बार मैंने खुद को महत्वपूर्ण समझा। बहस में आधे लोग कह रहे थे कि नहीं इसको ना ले क्योंकि अच्छा नहीं खेलता, आधे लोग कह रहे थे कि नहीं इसको ले क्योंकि बुरा भी नहीं खेलता। तो मैंने उनका जवाब दिया, मैंने कहा सर मैं ठीक खेलता हूं। अरे उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको शब्द नहीं मिल रहा था। जब मैंने उनको बताया कि वो शब्द ठीक है, मैं ठीक खेलता हूं, तो सबके सब मुझ पर बरस पड़े। बोले ये ठीक क्या होता है, ठीक भी कुछ नहीं होता। तब से लेकर अब तक मैंने बस लोगों को ना क्रिकेट खेलते देखा है। माँ बताती जब मैं छोटा था ना तो बहुत मोटा था। लोग कहते थे पैदा होता ही अपने बाप को खा गया इसलिए मोटा है। मुझे बड़ी हंसी आती थी, बाप को खा जाऊं और मोटा हो जाऊं। फिर मैं पतला होता चला गया। इसका कारण भी माँ बताती है। दरअसल छोटे में मैंने रिन साबुन की टिकिया खा ली थी बिस्कुट समझ के, एकदम चाट गया था ऐसे। थोड़ी दूर चला तो गिर पड़ा। तब माँ को समझ में आया कि अरे ये तो बेहोश हो गया। माँ ने उस समय ना मदर इंडिया फिल्म देखी थी। माँ ने मुझे गोद में लिया और अस्पताल की तरफ भागी। मैंने मदर इंडिया फिल्म नहीं देखी, पर मैं भागी क्यों? दरअसल मेरी माँ की भूमिका एक बार जी भर के निभाना चाहती थी। सो उसने निभाई। मुझ जैसे मोटे ताजे बच्चे को लेकर 1.5 किलोमीटर भागना। माँ पसीने पसीने हो गई। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने माँ को बहुत डांटा। बोला आपके भागने की वजह से जो रिन साबुन इसने खा लिया है ना, अब वो झाग बन के पूरे बदन से निकलेगा। माँ बताती है 2 मग्गे पानी डॉक्टर ने मेरी पीठ से निकाले थे। उसके बाद डॉक्टर ने माँ को बोला एहतियात बरतना, बहुत कमजोर हो गया है, जब तक 10 साल का ना हो जाए तब तक सर पे चोट नहीं आनी चाहिए वगैरह वगैरह। शायद रिन साबुन की वजह से ही मेरी अकल दाढ़ देर से निकली हो। अच्छा, किसी को कैसे पता चलता है कि उसमें अकल आई कि नहीं? नहीं मतलब कोई बटन तो है नहीं कि दबाया अरे लाइट आ गई हो, अकल आ गई, कैसे पता चलता है? ये एक बार पुंडलिक ने मुझसे पूछा। मैं घबरा गया। मुझे लगा कि वो मेरी अकल देखना चाहता है। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो उसको लगेगा मेरे में अकल ही नहीं है। मैंने फौरन जवाब दिया। मैंने कहा अगर आपको अपना पुराना किया वो चुतियापा लगने लगे तो समझ लो आप में अकल आ गई। तो हंस दिया। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कह दिया। मैंने फौरन उसके आगे जोड़ा। मैंने कहा और इसका एहसास ना आपको यहाँ दाढ़ के पीछे कोने में हो जाएगा। वो हंसा और हंसा और हंसा, इतना हंसा कि मैं पसीने पसीने हो गया। और फिर उसने अपना जवाब सुनाया। बाप रे बाप, क्या जवाब था उसका।
उसका एक एक शब्द मेरे मुंह दिमाग पे घूसे की तरह पड़ रहा था। दुख 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 है। बस अब मेरे जीवन का भी एक उपदेश था कि मैं भी पुंडलिक को कुछ ऐसा बोल दूं कि वो हतप्रद रह जाए। मैं उसके माथे पे पसीने की बूंद देखना चाहता था। अच्छा, पुंडलिक बड़ा अजीब आदमी था। वो अपने जन्मदिन ही मनाता था, कहता था मैं पैदा नहीं प्रकट हुआ। अरे मेरे लिए तो प्रकट ही हुआ था। वो मेरी माँ का भाई था और एक दिन मेरे घर आके प्रकट हो गया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा अरे मेरी माँ का मेरे अलावा भी कोई हो सकता है? पता नहीं। वो अपने आप को एक महान कवि कहता था और मुझे एक महान श्रोता, क्योंकि मैं अकेला ही था जो उसकी कविता सुनता था। और जिस दिन से उसने अपनी पहली कविता सुनाई थी तब से उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं महान होता चला गया। कवि और श्रोता का संबंध हम दोनों में थोड़ा उल्टा था। वो अपनी हर कविता सुनाने के बाद उल्टा मेरी तारीफ करता, क्योंकि उसको मेरे चेहरे का ना ये हतप्रभाव बड़ा पसंद था। और वैसे भी मेरे पास तो भावों की बड़ी कमी थी, पर यह एक ऐसा भाव था जो सबसे ज्यादा मैं उसको चिपका देता था, क्योंकि उसकी 100 में से 90 बातें तो मेरी समझ में नहीं आती थी, और जो थोड़ी बहुत आती थी उसको बोलने से ना मैं बहुत डर जाता था। पुंडलिक बोलता था कि तेरी मां बड़ी आलसी है। अरे वो हमेशा कुछ ऐसा बोल के चला जाता और मैं घंटों सोचता रहता। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मदर इंडिया वाली घटना को छोड़ के मेरी मां सच में बड़ी आलसी है। अब ये बात मेरे नामकरण से सिद्ध होती है। बताइए, इसने मेरा नाम राजू रखा, जो भारत में हर दूसरे आदमी का नाम होता है, और स्कूल में दाखिला दिलाते वक्त इसका वात्सल्य जाग पड़ा, तो मेरे नाम राजू को आगे बढ़ा के उसने राजकुमार कर दिया। वैसे मेरे हिसाब से हर आदमी को अपना खुद का नाम रखने की आज़ादी होनी चाहिए। मेरी माँ ना बड़ी रहस्यमय औरत थी, और इसका मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम था। जब भी अलमारी से अपना लाल रिबन निकालती तो समझो समय हो गया। वो इसको पहनती और निकल जाती। दरअसल मेरी माँ को अकेले फिल्म देखने का बड़ा शौक था, और कोई धार्मिक नहीं, सारी रोमांस और मारधाड़ वाली। अब रोमांस का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मारधाड़ का काफ़ी असर मेरी माँ पे पड़ा था। उम्र के साथ उसका चेहरा मर्दाना होता जा रहा था। उसके दाढ़ी मूछ निकल आई थी, और बात बात पे मुझे डांटते हुए कहती थी, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगी मैं। एक दिन पुंडलिक ने मुझे एक किताब दी, मदर, मैक्सिम गोर्की की। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे तो लगता था कि दुनिया की सारी माएं किसी एक नियम के तहत एक जैसा बर्ताव करती है, लेकिन ये क्या? पुंडलिक ने बताया यह कहानी सच्ची थी, एकदम सच्ची। मुझे याद आया कि हाँ, पुंडलिक ने मुझे बताया था कि वो अपनी मां को बहुत चाहता था। अब मैं बस एक और मां के बारे में जानना चाहता था, पुंडलिक। मेरा घर हाईवे और जंगल के एकदम बीच में था, और मेरा घर जो था वो हाईवे के बिल्कुल किनारे। सड़क के उस तरफ एक ढाबा था जहाँ अजीब सी शक्ल के लोग हंसते और चिल्लाते हुए खाना खाते। मुझे तो उनकी आवाज़ें उनकी ना लगकर गाड़ियों की आवाज़ें लगती थी। वैसे मैं दिन में वहाँ कम ही जाता था, क्योंकि मेरा काम तो सुबह 4 बजे का होता था ना। मैं ट्रक के पीछे कुछ लिखने जाता था। मुझे बस इतना मालूम था कि ये सारे ट्रक देश के कोने कोने में जाते हैं। मैं चौक से ट्रकों के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिख देता था। किसके लिए मालूम नहीं, पर ये मेरे लिए अंतरिक्ष में संदेश भेजने जैसा था। मुझे पूरा यकीन था कोई राजू, राजकुमार, छोटू, चिंटू, बंटी, सोनू जैसे साधारण नाम का साधारण आदमी सुबह 4 बजे उठ के मेरे संदेश पढ़ रहा है, क्योंकि मेरा लिखा हुआ कभी वापस नहीं आता था। इसका मतलब कोई है जो मेरा लिखा पढ़ के उसको मिटा देता है, ताकि कोई दूसरा ना पढ़ पाए। अब तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई है। अब मैं उसे अपने दिल की सारी बात बताता हूँ, और संक्षेप में, छोटा करके, एकदम घुमा फिरा के, ताकि कोई दूसरा पढ़ के हंसे ना। और अगर पुलिस घर पे आ गई तो
लेकिन मैं बड़ा चालाक था, क्योंकि बहुत पहले मैंने लिख दिया था कि दोस्त अब से पुंडलिक मतलब कवि, रघु मतलब हीरो, राधे मतलब गांधी की लाठी और माँ मतलब मग्गे वाली औरत। वैसे सुबह 5 बजे उठने के मेरे 2 मकसद हुआ करते थे। एक, ट्रक पे संदेश, और दूसरा, राधे से मुलाकात। अच्छा, उसका नाम राधे है या नहीं मुझे नहीं मालूम। वो जब भी मुझे देखता तो राधे राधे करता, मैं भी उसको देख के राधे राधे करता। दरअसल हम दोनों एक दूसरे के लिए राधे थे। राधे को मैं सोने वाला बूढ़ा कहता था, क्योंकि वो सोना बिनने का काम करता था। मेरे घर के नीचे 2 सोने चांदी की दुकानें थी, जिसका किराया हमको मिलता था। राधे अपनी लोहे की सीख वाली झाड़ू लाता और ऐसे सोना बिनता। सोना बिनते वक्त राधे सफेद पोटली बन जाता, जो मेरी आंखों के सामने ऐसा लुढ़कती रहती। काम करते वक्त बिल्कुल खामोश होता था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज मुझे सुनाई देती ऐसे। राधे को मैं सालों से जानता था। मुझे लगता था कि वो एक उम्र पे आके ना अटक गया है, उससे आगे बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि राधे कभी बच्चा भी रहा होगा। वो गांव के बाहर सिर्फ एक बार गया था, और ये उसकी पहली और अंतिम यात्रा थी। वो गांधी जी को देखने, सिर्फ देखने साबरमती आश्रम गया था, और ये उसके जीवन की एकमात्र उपलब्धि थी। अच्छा, गांधी जी से मुलाकात की जब भी वो मुझे घटना सुनाता, तो हर कहानी में राधे और गांधी जी अलग अलग बातें करते। कई बार गांधी जी ने उसे नमस्ते कहा, राधे वापस आ गया। कई बार तो वो गांधी जी के साथ खाना खा चुका था। कई बार गांधी जी उसे कुछ कहना चाहते थे, पर राधे को गांव वापस आने की जल्दी थी। और एक बार तो गांधी जी ने राधे से कहा, राधे मैं बहुत थक गया हूं, अब तुम गांधी बन जाओ। काम करते वक्त राधे एकदम खामोश होता था। एक दिन मैंने राधे से पूछा, राधे तुम सोना क्यों बीनते हो? तो राधे बोला, क्योंकि मैं मरने से पहले एक बार वैष्णो देवी जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा, कम से कम 1000 तो लगेंगे। मैंने कहा, वो तो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने कहा, नहीं है ना। मैंने कहा, अरे जब तुम्हारे पास पैसे भी हैं और तुम आके दर्शन करना चाहते हो तो जाते क्यों नहीं? फिर राधे बड़ा खामोश हो गया। वो खामोशी बड़ी अजीब सी थी, तो मैंने भी नहीं टोका। फिर धीरे धीरे राधे बोला कि गांधी जी से मुलाकात की घटना तक मैं गांव से बाहर बस एक ही बार गया था, तो बहुत डरा हुआ था। उसके बाद बहुत कोशिश की पर जा नहीं पाया, और अब जाना भी नहीं चाहता। मैंने अपना पूरा जीवन चाहे जैसे भी जिया हो, बस एक ही आशा में जिया है कि एक दिन मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और अब अगर मैं चला गया तो ये सारे दिन कैसे बिताऊंगा? जिस आशा में मैं जिया हूं, वो आशा मेरे दिल में पलते पलते बड़ी हो गई है, मेरे बच्चे जैसे। अब इस उम्र में अपने बच्चे की हत्या तो नहीं कर सकता ना। गांधी जी के बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था। हमारे माँ साहब गांव में टीचर को माँ साहब कहते हैं, बड़े ही नीरस ढंग से गांधी जी के बारे में बताते। ना तो उनको हमें गांधी जी के बारे में बताने में और ना ही हमको सुनने में मजा आता। और मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तब तक मैं रघु के खूबसूरत और चमत्कारी संसार में प्रवेश कर चुका था। रघु रघु रघु, वो रघु नहीं था, वो चमत्कार था। वो बहुत खूबसूरत था और सब उससे डरते थे। क्यों? क्योंकि पहले तो उसके पिताजी पुलिस में थे, जो तबादले की वजह से हमारे गांव आ गए थे। और दूसरा, पूरे गांव में सिर्फ रघु था जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता था। उसकी अंग्रेजी का हमारे हिंदी के मास्टर के पास कोई जवाब नहीं था। रघु मेरे लिए हिरन, बब्बर, शेर और घोड़े का अजीब मिश्रण था। और वो हमेशा क्लास में लेट आता था।
और उसके आने से पहले वो नहीं, उसकी आवाज आती थी ऐसे, टॉक 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 टॉक। ये उसके हील वाले जूते थे। वो बहुत चुस्त कपड़े पहनता था और वो भारतीय नहीं, किसी विदेशी भगवान को मानता था, जिसकी तस्वीर उसने अपने कमरे में चारों तरफ लगा रखी थी। वो बोलता था भगवान भगवान है ये, भगवान भगवान। और वो बोलता था उसके भगवान में इतनी फुर्ती है कि जब वो बटन बंद करता है ना तो लाइट बाद में जाती, पहले वो सो जाते। एक दिन मैंने गाय जैसी आवाज निकाल के मैंने रघु से पूछा, रघु भाई कौन सा धर्म चलाते हैं तेरे भगवान? तो वो हंस दिया। फिर उसने अंग्रेजी में एक शब्द बोला जो मेरी समझ में नहीं आया। मेरा और रघु का रिश्ता कृष्ण और गाय जैसा ही तो था। हमने कभी सीधे मुंह एक दूसरे से बात ही नहीं की। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। रघु के पास एक बड़ी खूबसूरत लाल रंग की साइकिल हुआ करती थी। वो जब अपने हील वाले जूते और लाल रंग की साइकिल पहन के ऐसे 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 साइकिल चलाता था तो मुझे बड़ा मजा आता था। मैं उसके पीछे पीछे भागता था। वो जब भी अपनी साइकिल को खड़ा करके कहीं जाता था तो मैं चुपके से जाता और उसकी साइकिल की घंटी बजाता। मुझे बड़ा मजा आता था। अरे क्या घंटी बजती थी उसकी साइकिल की। अरे हमारे गांव की साइकिल की तरह थोड़ी ना, जो टन 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 बजती है। मेरे रघु की साइकिल की घंटी तो ट्रिंग 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 बजती। एक दिन क्लास में आके रघु ने घोषणा कर दी कि वो गांव छोड़ के जा रहा है। उसके पिताजी का तबादला कहीं दूसरे शहर हो गया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रो दिया और धीरे से नहीं, तेज तेज। मैंने कहा रघु नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रघु। जब आँख खुली तो देखा सब मुझ पे हंस रहे थे। मुझे बड़ी शर्म आई। मैं भाग कर गया और क्लास से बाहर निकल गया। पर मैं जाने से पहले देखना चाहता था क्या रघु भी मुझ पे हंस रहा है। मेरी हिम्मत नहीं। अगले दिन जाके मैंने राधे को सारी बात बताई। राधे ने मुझे समझाया, बोला घबराओ नहीं, ऐसा होता है। जब मैं भी गांधी जी से विदा ले रहा था ना तो गांधी जी भी मेरा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी आंखों में भी आंसू। अरे ये समझ नहीं रहा है मैं इससे क्या कहना चाहता हूं। उस दिन पहली बार मैं राधे पे नाराज हुआ और भागकर एक ट्रक के सामने घंटों खड़ा रहा। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। फिर एक दिन एक हवलदार मेरे घर आया और मेरी माँ के पास आके बोला, हाँ जी राजकुमार है। मैं घबरा गया। मुझे सीधे अपनी ट्रक वाली घटना याद आई। मैंने कहा बेटा अब पकड़ा गया। अब सबको पता चल गया कि मैं सबके बारे में नहीं, मुझे जेल जाने का डर नहीं था। पर आप ही सोचिए कि घटना अपने आप में कितनी भयानक है कि सबको पता चल जाए आप सबके बारे में क्या सोचते हैं। ये सबके सामने एकदम नंगा हो जाने जैसे। मैं फिर भी थोड़ा घबरा के उसके पास गया। बोला हाँ जी बताइए, मैं ही राजकुमार हूँ। वो मेरी तरफ देखा और हंस दिया। मुझे बोला रघु साहब जानते पहले ये बैग आपको देने के लिए क्या कहते हैं, जय हिंद। ये क्या किया, वो चला गया। जब मैंने बैग खोला तो मैंने देखा उसमें रघु के हील वाले जूते और उसके भगवान की फोटो थी। आरती का समय हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। रघु के जूते मैं ज्यादा पहन नहीं पाया क्योंकि वो मुझे काटते थे, लेकिन मैंने उन्हें तब तक पहनना नहीं छोड़ा जब तक मेरे पैर सूज नहीं गए। फिर मैंने उन्हें उठा के घर के कोनों में रख दिया। वो जूते कतई घर का हिस्सा नहीं लगते थे। फिर एक दिन घर ने भी उन्हें अपना लिया और ये नेक काम मेरी माँ ने किया। उसने उन जूतों को 2 गमलों का रूप दे दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा। वो रघु के जूते थे, मेरे रघु के। पर मैं कुछ बोला नहीं क्योंकि जो संवाद मेरे और माँ के बीच सालों पहले तय हो चुके हैं, अब मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहता। उस दिन पहली बार मुझे अकेलापन लगा
क्योंकि यहां ऐसा कोई नहीं था जो मेरे साथ था। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं कि मैं बोल रहा हूं और लोग सुन रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। पुंडलिक भी कभी मेरे साथ नहीं रहा, जबकि मैं हमेशा उसके साथ रहा। राधे की गांधी की बातें खत्म ही नहीं होती थी, वहां भी मैं चुप रहता था। मां की नाव में भी पानी खत्म नहीं होता था। पर एक ट्रक वाला दोस्त था जिससे मैं अपनी सारी दिल की बात बोलता था। पर अब वो वहां से पढ़ भी रहा है। इस बात का पहली बार मुझे संदेह हुआ। आपको लग रहा होगा ना मैं क्या कर रहा हूं? मैं खेल रहा हूं। मैं सच में खेल रहा हूं। एक बार जब मैं घर में बैठा था तो मैंने चींटियों की एक रेल देखी। मैंने ये देखने की कोशिश की कि वो कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं, पर मैं कुछ समझ नहीं पाया। पर वो एक के पीछे एक ऐसे रिदम में चल रही थी। तभी मैं शक्कर के 5 दाने उठा लाया और फिर वो खेल शुरू हुआ। मैंने घर के दरवाजे को बंद करके पूरे बाहर को बंद कर दिया तो भीतर की दुनिया मुझे साफ दिखने लगी। मैंने उन शक्कर के दानों को उन चींटियों के बगल में जमाना शुरू किया। 2 दाने पास पास, तीसरा थोड़ा सा दूर, चौथा और दूर, 5वां एकदम आखिर में। 2-4 चींटियां उन शक्कर के दानों की तरफ मुड़ चुकी थी। जैसे ही चींटी 5वें दाने में पहुंचती, मैं पीछे के 2 दानों को उठा के लाता और आगे रख देता। मुझे बड़ा मजा आता था कि कोई है जो मेरे इशारों पे घूम रहा है। शक्कर के सिर्फ 5 दानों पे। ये मेरा पसंदीदा खेल था और मैं इसे रोज खेलता था। पुंडलिक जब मुझसे बात करता था तो मुझे लगता था कि वो राजू नाम लेके खुद से बात कर रहा है, क्योंकि कभी कभी मैं उठ के चला जाता था, लेकिन जब वापस आता था तब देखता था कि अरे वो तो राजू नाम लेके अब भी खुद से बात कर रहा है। वो एक अजीब से अकेलेपन का शिकार था। ऐसा मैंने नहीं, उसको खुद से कहते सुना है। एक बार वो बड़ी अजीब सी चीज खुद को पढ़ के सुना रहा था कि एक कुत्ता अपनी ही पूंछ काटने की कोशिश करता है। तब एक तरीके से एक कुत्ता चक्रवात शुरू होता है, जो तभी खत्म होता है जब उस तूफान से कुत्ता कुत्ते के रूप में बाहर निकलता है। खालीपन, वो कुत्ता मेरी और मैं उसकी आंखों में देखता हूं। एक बार जब मैं अपना चींटियों वाला खेल खेल रहा था तो मुझे लगा खेलते खेलते मैं चींटी हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल चींटी जैसा हो गया। तभी मेरी नजर उन शक्कर के 5 दानों पे पड़ी तो देखता क्या हूं, वो दाने दाने ना होकर पुंडलिक, राधे, रघु, मां और मेरा ट्रक वाला दोस्त हो गए। और मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा हूं। इसका मतलब कोई है जो मेरे साथ खेल रहा है, जबकि मैं उसके साथ नहीं खेल रहा हूं। जैसा कि मैं चींटियों के साथ खेल रहा हूं, पर चींटियां मेरे साथ नहीं खेल रही। क्या पता चींटियां भी किसी के साथ खेल रही है और वो चींटियों के साथ ना खेल रहा, मतलब सभी के साथ खेल रहे हैं। मतलब पुंडलिक भी मेरे साथ खेल रहा है। अब आपको मेरी समस्या समझ में आएगी। समस्या जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं, ये समस्या पुंडलिक के रूप में मेरे सामने है। दरअसल पुंडलिक अपना कविता संग्रह छपवाना चाहता था। शहर में कोई ताराचंद जायसवाल नाम का उसका दोस्त था जो संग्रह छापने में पुंडलिक की मदद कर रहा था। वैसे तो मैंने पुंडलिक की सारी कविताएं पढ़ी थी, कुछ तो इतनी बार कि मुझे ज़बानी याद थी। समस्या की शुरुआत तब होती है जब पुंडलिक घर छोड़ के जा रहा था। जाने से पहले मैंने देखा कि उसके एक हाथ में डायरी जिसमें वो कविता लिखता था और एक चिट्ठी थी, और दूसरे हाथ में गीता और मेरी माँ की तस्वीर। ये सब लेके वो मेरे पास आया और बोला, कसम खाओ गीता की, अपनी माँ की, कि तुम मेरा कविता संग्रह जरूर छपाओगे। मैं कसम खाऊं? इससे पहले मैंने कसम खाई, मैंने देखा पुंडलिक अपना सामान बांधे बैठा था। मैंने उससे पूछा, पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? वैसे भी शहर हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है,
मतलब सामान बांधने जितना दूर तो बिल्कुल भी नहीं। पुंडलिक कुछ नहीं बोला, वो कसम पे जोर देता रहा, कसम खाओ कसम खाओ। मैंने भी कसम खा ली, धरती माता की, विद्या माता की, गीता की, अपनी माँ की, और भी 2-4 कसमें ना मैंने ऐसी जोश जोश में खा ली। कसम की रस्म पूरी होते के साथ ही पुंडलिक ने गीता और मेरी माँ की तस्वीर ऐसे कोने में फेंक दी और अपना सामान लिया और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे पे पहुंचे उसे याद आया कि मैंने उससे कुछ पूछा है, पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? वो मुड़ा और मेरी तरफ आया और बोला, सबसे पहले मैं शहर जाके डायरी और चिट्ठी ताराचंद को दूंगा, जिसमें मैंने कविता और तुम्हारे बारे में सब लिख दिया। उसके बाद तीर्थ यात्रा और फिर संन्यास। ये बोल के वो मेरे पास आया और मुझे गले लगा के बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मेरे जाने के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा, नमस्ते। ये कहकर वो चला गया। कविताओं के बारे में तो ठीक है, पर वो मुझे क्या देना चाहता था और क्यों? मैंने तो बस उसकी कविताएं सुनी थी और आधे से ज्यादा तो मेरी समझ में ही नहीं आई। नहीं, सुनने वाले का अगर चिट्ठी विट्ठी में कोई जिक्र होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नहीं, मैं इन सब में फंस चुका था। अब जानते हैं पुंडलिक ने मुझे कैसे फंसाया? इस बात का पता मुझे ताराचंद जायसवाल की आई इस चिट्ठी से पड़ा। अब जानते हैं चिट्ठी में क्या लिखा था? मैं चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाता हूं। चिट्ठी में लिखा था, राजकुमार, कवि हृदय महान कवि को मेरा नमस्कार। कवि मैं? आपकी कविताएं पढ़कर काफी खुशी हुई। पुंडलिक आपकी कविताओं के बारे में मुझे पहले ही बता चुके हैं। सारे लोग आपकी कविताओं की तारीफ कर रहे हैं। अगले महीने तक संग्रह छप जाएगा। ये क्या बात है? पर एक परेशानी है, संग्रह में एक कविता कम पड़ रही है। ऐसा मैं नहीं, हमारे संपादक महोदय सोचते हैं। आप तो बड़े कवि हैं, इस संग्रह के बाद आपका नाम बड़े बड़े कवियों के साथ लिया जाएगा। कृपया कर एक कविता जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करें। मेरी बेटी आपकी कविताओं की दीवानी है। शादी के बारे में क्या विचार है? अरे क्या, हाँ, सब लोग आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं। दर्शन कब होंगे? संग्रह में आप अपना नाम राजकुमारी लिखेंगे या कोई उपनाम भी जोड़ेंगे? बता दीजिएगा आपका अपना ताराचंद जायसवाल। अरे बेटा, अब समस्या भयानक रूप ले चुकी थी। हे भगवान, मैंने कसम क्यों खाई? अरे कसम की छोड़ो, मैं तो खुद चाहता था कि पुंडलिक का कविता संग्रह छपे, लेकिन इस तरीके से नहीं। फिर मैंने पुंडलिक की किताबों की तलाशी लेनी शुरू करी कि कहीं 2 लाइन, 1 लाइन, एक शब्द ही मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैं पुंडलिक की तरह सोचना शुरू कर दिया, पर इससे ज़्यादा आगे सोच ही नहीं पाया। असल में मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मैं लड़ूं या जिसके बारे में मैं लिखूं। मुझे वो सब याद है, पर यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि पुंडलिक बोलता है कि कविता लिखने के लिए ज़रूरी है अपने जीवन के अनुभवों को याद करके, उनका सामना करके, उनसे लड़ के जो बात लिखी और कही जाए, वही कविता है। वाह 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 वाह। लेकिन ये बात ना तो मुझे तब समझ में आती थी, ना अब समझ में आती है। नहीं, मतलब कुश्ती अब समझ में आती है, पर कविता वो तो आज भी मेरे लिए आश्चर्य है। क्या लड़ना, किससे लड़ना, भीतर की खुदाई। हे भगवान, मेरी समझ के परे तब भी थी और अब भी है। लेकिन नहीं, अब मुझे लड़ना है और अपने जीवन के उन अनुभवों को याद करना है, और मैं याद करूंगा। मुझे याद आया, पुंडलिक मुझे बताता था कि कैसे वो अपने माँ के अंतिम दिनों में अपनी माँ के साथ रहा और उसकी सेवा की। तो मैं भी सोचने लगा कि मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करूं। सबसे पहले मैं उसके हाथ से उसका मग्गा छीन लूंगा और दूर कहीं फेंक दूंगा, और अपने हाथों से उसके बालों में ये लाल रिबन बांधूंगा और उसे फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी ये देखने की कि माँ फिल्म कैसे देखती है, टिकट की लाइन में कैसे लगती है, इंटरवल में क्या करती है, और इस लाल रिबन का और माँ की फिल्म देखने का आपस में क्या संबंध। लेकिन मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई जब एक सुबह मैंने देखा कि माँ अपने पलंग पे नहीं, वहां
दरवाजे के पास औंधी पड़ी थी और उसके बालों में लाल रिबन बंधा था। मैं डर गया। मैं भाग के उसके पास गया। मैंने कहा, माँ माँ। वो कुछ नहीं बोली। मैंने मदर भी बोला पर कुछ नहीं हुआ। मैं घबरा गया। मैं भाग के पुंडलिक को बुलाने ला रहा था, पर उससे पहले मैंने उसके बालों से वो लाल रिबन निकाल दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी फिल्म देखने वाली बात किसी को पता चले। पुंडलिक आया और उसने घोषणा कर दी कि तैयारी कर लो, तेरी मां मर गई है। अरे तैयारी कर लो? कैसी तैयारी? और ये संभव कैसे? क्या ये घर कुछ नहीं कहेगा? क्योंकि मां हमारे साथ नहीं, इस घर के साथ रहती थी। इस घर को पहले खत्म होना चाहिए था। तैयारी कर लो कह के पुंडलिक चला गया और उसने सारी तैयारी करी और मेरा सर मुंडवाया गया और मैंने अपनी माँ की चिता को अग्नि दी। मैं अपनी माँ को जलता हुआ देख रहा था। तभी लकड़ियों के बीच मुझे उसका हाथ दिखा। मुझे लगा कि वो अपना मग्गा मांग रही है। मेरी इच्छा हुई कि वो मग्गा लाके उसके हाथों में डाल दूं। कुछ नहीं तो अपनी जेब से लाल रिबन निकाल के उसकी चिता में रख दूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शाम को जब मैं घर आ रहा था ना, तो मुझे लगा घर होगा ही नहीं, गिर चुका होगा, या कम से कम एक दरार तो आ ही गई होगी। पर ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सामान्य था। जैसे ही मैं घर आया तो अचानक मुझे वो दिखी, वो जिसका चेहरा मर्दाना होता जा रहा था, वो जो अपने मग्गे से घर का पानी बाहर फेंक रही थी, और धीरे धीरे वो चेहरा पेड़ बन गया और मैं उसके आंचल में बैठ गया और मैंने लिखना शुरू किया। धूप चेहरा जला रही है, परछाई जूता खा रही है, शरीर पानी फेंक रहा है, एक दरख्त पास आ रहा है, उसके आंचल में मैं पला हूं, उसके वात्सल्य की सांस पी के आज भी मैं आ रहा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस जंगल में एक पेड़ ने मुझे सींचा है, मैं उसे मां कहता हूं। आजकल राधे काफी उदास रहता था। वो ज्यादातर समय गांधी पार्क में गांधी जी के साथ बिताता था। कहता था गांधी जी और वो बहुत बात करते हैं। फिर एक दिन राधे का आना बंद हो गया। राधे के जाने के बाद पहली बार मैंने अपने जीवन में किसी का ना होना महसूस किया। पुंडलिक भी चला गया था, मां भी नहीं रही, पर इनके ना होने पे मैंने किसी का ना होना महसूस नहीं किया। फिर एक दिन राधे वापस आ गया। जब तक राधे लौट नहीं आया था ना, तब तक मुझे लगता था कि मेरे अंदर इतनी खाली जगह छूट गई है कि मुझे मेरी आवाज गूंजती सी लगती है। बस अब मैं हूं, राधे है और मेरा ट्रक वाला दोस्त है। हम तीनों हैं और बहुत खुश हैं। इतना ही हुआ मेरे साथ, मतलब इतना ही जिसको सुनाया जा सके। लेकिन इतने सब में भी ऐसा क्या है जो कविता है? पुंडलिक कवि है, कविता नहीं। मेरी माँ है, वो पुंडलिक या गोरकी की माँ जैसी नहीं है। मेरी माँ के साथ घटनाएं हैं, कविता नहीं है। राधे राधे है,
वो गांधी पार्क में लगी गांधी जी की लाठी के अलावा कुछ नहीं है। ट्रक वाले दोस्त के बारे में मैं चुप रहना ही पसंद करूंगा। रघु रघु मेरे लिए चमत्कार था, चमत्कार है, चमत्कार रहेगा। वो मेरा रघु है, मेरा। पर कविता वो तो कहीं नहीं है। मैं अपने से जितना लड़ सकता था उतना लड़ा, लेकिन कविताएं कहां छुपी है? इतनी सारी कस्में खा चुका हूं। वहां ताराचंद जायसवाल इंतजार कर रहा है और यहां मैं एक शब्द नहीं लिख पा रहा हूं। नहीं नहीं भगवान, मुझे माफ करना। हे पुंडलिक, मुझे माफ करना, मुझसे नहीं होगा। कसम वसम चूल्हे में भसम, लाल सुपारी मुंह में डाली, सीता जी ने कसम उतारी। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने साथ एक खेल खेल रहा हूं। नहीं, मुझे खेल नहीं खेलना, मुझे लिखना है और मैं लिखूंगा। तैयार। ताराचंद जी, ये रही मेरी चिट्ठी। आपको जो समझना हो समझ। नमस्ते ताराचंद जी, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मेरी कविता निम्न अनुसार है। शक्कर के 5 दाने जादू हैं, जिनके पीछे चींटियां भागती हैं, आगे के दानों पर पहुंचती हैं, पीछे के 2 दानों को भूलती हैं। ये खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि चींटियां तलाश रही हैं, खेल नहीं रही। जादूगर एक है जो खेल रहा है। उपरोक्त कविता ठीक है, मैं भी ठीक हूं, गलती माफ। ये कविता लिखने के बाद मैं ये घर, ये गांव, ये देश, ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। कविता संग्रह जरूर छापना, आपको कसम। आपका अपना आज्ञाकारी कवि राजकुमार गंभीर। ठीक है ना? इसमें किचन Sanjay ji, thank you so much for your valuable presence. I request you to kindly take your seat back. विशाल जी, आपको भी धन्यवाद देते हैं और साथ ही आपकी पूरी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे काम किया। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो